हेलो स्टूडेंट्स, आई अमृता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन। अब प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने बेसिक्स की बात की थी, किस किस चीज़ की, एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। होपफुली दोनों फेनोमेनन बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। और साथ साथ जब मैंने आपको उसके फीचर्स की बात की थी और कहे थे कुछ वर्ड्स याद आने चाहिए, डिसॉर्प्शन, सॉर्प्शन और एक्लूजन। अब यहाँ पर मैं इन तीनों की चर्चा करूंगी क्योंकि यहाँ हम 1 to 1 क्या चेक करने वाले हैं, एड्जॉर्प्शन की क्लासिफिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एड्जॉर्प्शन के साथ। अब अगर याद है तो आओ मैं आप लोगों से पूछती हूँ, क्या कहा था मैंने आपसे एब्जॉर्प्शन के लिए? मैं जो जो चीज़ लिखूंगी अगर आप उसको करेक्ट कर पा रहे हैं तो होपफुली आपका थॉट क्लियर है। क्या ये कहा गया था कि ये जो एब्जॉर्प्शन जनाब हैं ये क्या कहते हैं, पूरे के पूरे सिर्फ सरफेस पे नहीं, इन बिटवीन द सरफेस भी एब्जॉर्ब होते हैं? अगर एग्जांपल याद आया हो जो मैंने दिया था, स्पंज बॉब स्क्वायर पैंट, क्या करते हैं, जैसे ही हम स्पंज को किस में डालते हैं, वाटर के अंदर डालते हैं, वो पूरे के पूरे वाटर को सोक कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, लाइकवाइज अगर मैंने एड्जॉर्प्शन की आपसे बात की थी, सिर्फ डिफरेंस क्या है, डी और बी का। कंफ्यूजन कहाँ है, बी और डी में। तो जैसे ही बी से डी की तरफ ट्रांसफर हो रहे हो तो क्या देखोगे, जब कभी भी मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ कहाँ एड्सॉर्ब होंगे, सरफेस पर, सिर्फ सरफेस पर। और क्या एग्जाम्पल दिया था यहाँ पर, अगर याद है, जब कभी भी आपने अगर अपने टीचर को नोट किया हो, जब वो चॉक से लिखते हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर, तो क्या वो चॉक उस बोर्ड के अंदर एड्सॉर्ब हुई है? कभी देखा है कि भाई बोर्ड खोल के देखते हैं चॉक अंदर कितनी गई है? तो वहाँ फेनोमेनन किसका है, वो सिर्फ सरफेस पे है, थोड़ी देर बाद डस्टर से गायब। तो वो किसका एग्जाम्पल था अपने पास, एड्जॉर्प्शन का। तो चलो याद आ गई दोनों चीज़ें। अब अगर याद हो तो एक वर्ड और मैंने आपको बोला था प्रीवियस सेक्शन में, क्या था वो, सॉर्प्शन। क्या कहा था, जब एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन दोनों साइमल्टेनियसली अकर हो रहे हों तो उसको आप कह रहे थे एड्जॉर्प्शन। अब इस सॉर्प्शन के लिए कौन सा एग्जाम्पल लिया था हमने, याद आ रहा है कुछ, कि मैंने यहाँ पर एक बल्क मॉलिक्यूल लिए थे और बकेट के अंदर आपने क्या कहा, दो कंडीशंस अप्लाई की थी, एक लिक्विड फेज की और एक गैसियस फेज की। तो क्या हो रहा था, यहाँ पे कंडेंसेशन भी हो रहा था और एवापोरेशन भी साथ साथ हो रहा था। मींस दोनों चीज़ें जब साइमल्टेनियसली हो रही थी, कि अगर सिर्फ सरफेस पे अब्जॉर्ब हो रहे हैं तो जनाब एड्जॉर्प्शन का कॉज कहलाएंगे। अगर पूरे की पूरे मॉलिक्यूल की हम बात करें बल्क फेज में तो आपने कहा एब्जॉर्प्शन। और दोनों जब एक साथ हो रहे हैं, 1 to 1 प्रोसेस है, तो वो क्या है, सॉर्प्शन। अब यहीं से एक और टर्म मैंने आपको बताई थी, डिसॉर्प्शन। अब एक चीज बताओ, सॉर्प्शन अगर इन दोनों का मिक्सचर है तो डिसॉर्प्शन क्या हुआ, रिमूवल, डी गेट आउट। तो क्या कर दोगे, डिसॉर्प्शन को समझने के लिए सिर्फ आपको एक वर्ड याद रखना है, दैट इज रिमूवल। अब क्वेश्चन आता है आपके सामने कि रिमूवल किस चीज का, क्या हो रहा है यहाँ पर, सरफेस पे बार बार एड्सॉर्ब हो रहा है, चाहे सरफेस पे हो या बल्क मॉलिक्यूल की बात की जाए, तो रिमूवल किसका होगा, उस एड्सॉर्ब सब्सटेंस का, उस एड्सॉर्ब मॉलिक्यूल का, जिसको आपने क्या टर्म दिया, दैट इज डिसॉर्प्शन। तो होपफुली चारों पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। एब्जॉर्प्शन पूरे बल्क फेज की बात की जाएगी, एड्सॉर्प्शन डी की बात कर रही हूँ यहाँ पर, only surface, sorption when both the process occur simultaneously, and desorption removal of that adsorbed substance from the surface। क्लियर है चारों? अब स्टार्ट करते हैं हम क्या, इस पर्टिकुलर एड्सॉर्प्शन की क्लासिफिकेशन। कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने एक बार रिवाइज कराया है फिर से 5 मिनट के अंदर। चलो अब आ जाते हैं हम किसके ऊपर, क्लासिफिकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो हम दो तरीके से पढ़ेंगे, कौन कौन सी है, एक छोटा सा फ्लो डायग्राम बना लो इसके लिए, फिर शुरुआत करते हैं। आ जाओ, दैट इज एड्सॉर्प्शन। क्या बोला मैंने, वन इज फिजिकल एंड अदर इज केमिकल। अब सुनना बड़े ध्यान से, फिजिकल के अंदर आप इसको एक और टर्म से जानेंगे, दैट इज फिजियोप्शन, और इसको आप कह सकते हैं केमिसॉर्प्शन। चलो टर्मिनोलॉजी की बात तो बाद में देखेंगे, पहले हमें बेसिक डिफरेंस समझना है। जब कभी भी बात आ रही है फिजिकल एड्सॉर्प्शन के केस में तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि यहाँ पर आप देखेंगे वीक फोर्सेस, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर जब वीक फोर्सेस की बात होगी तो सबसे ज़्यादा वीक फोर्सेस कौन कौन सी कहलाती थी, क्या भाई साहब लंदन फोर्सेस थी या फिर जनाब वंडरवॉल फोर्सेस हमने सुनी थी?
तो बिल्कुल यहाँ पर किसका काम होगा, वैन डर वाल्स फोर्सेस का। वीक फोर्सेस सुनते ही कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नाम ध्यान आ जाना चाहिए, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलो FOA शॉर्ट में लिख दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाओगे। चलो, तो इसका मतलब क्या है कि जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है वहां पर क्या होता है, ये गैस मॉलिक्यूल्स की वजह से होता है। वही सॉलिड सरफेस पे हम बात कर रहे हैं किनकी वजह से, वीक वैन डर वाल्स अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से। तो इसका मतलब तो यहाँ बॉन्डिंग बड़ी ही वीक होगी क्योंकि फोर्सेस ही वीक हैं, बिल्कुल यहाँ पर बॉन्डिंग वीक होगी। लेकिन ये जनाब केमिकल क्या कर रहे हैं यहाँ पर, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आपको देखने को मिलेंगे स्ट्रॉन्ग FOA, दैट इज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। रीजन क्या है, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि यहां पर पाए जाएंगे केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है, आप सुनो, इसको अगर एक बेसिक एग्जांपल दूं तो समझना। आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको रास्ते में आपका कोई फ्रेंड मिला, हाय हेलो हुई, हैंडशेक हुआ, ओके टाटा बाय बाय, क्या था, सिर्फ फिजिकल। अब यही केमिकल में आप कन्वर्ट कैसे हुए, वही दोस्त आपसे मिला, हालचाल पूछे और आपके साथ ही चल दिए जनाब। किस में कन्वर्ट हो गए आप, केमिकल में, क्योंकि यहाँ क्या शुरू हो रहा है, बॉन्डिंग। अब सुनो, इस एग्जाम्पल को सिर्फ क्लिक करने के लिए, याद रखने के लिए याद रखना है, बाकी इसको रिलेट नहीं करना है। अब समझो, तो फिजिकल में वीक हो गई पहली चीज़ बॉन्डिंग, केमिकल में स्ट्रॉन्ग होगी, एक डिफरेंस। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो वीक फोर्सेस हैं कौन सी हैं, वैन डर वाल, यहाँ कौन है, केमिकल बॉन्ड्स। अब 1 to 1 एक एक की चर्चा करते हैं, अभी बेसिक डिफरेंस समझा। अब आओ, अगर मैंने आपको कहा एक पानी की बॉटल ली, फ्रिज में से निकाल ली ठंडी बॉटल, तो आप देखते हो उसकी बाउंड्री पर, बॉटल के बाहर बाउंड्री पर जो मॉलिक्यूल्स हैं छोटे छोटे, एड्सॉर्प्शन दिखता है, सिर्फ सरफेस में ही है। अब अगर मेरे को उसको गायब करना है, क्या करोगे, गर्म पानी डाल दो, सारे मॉलिक्यूल्स बाहर से गायब। ठीक है, साथ साथ अगर मैं आपको बहुत घर पे ट्राई कर लेना, बहुत ही सस्ता एग्जाम्पल है, सस्ता इन द सेंस कि आप इजीली ला सकते हो, मम्मी पापा भी डांट नहीं लगाएंगे। चौक तो सबने देखी है, चौक लो और इंक जो होती है, इंक में चौक को डिप करो तो आप देखोगे कि वो क्या करेगी, उसको पूरे की पूरे को एब्जॉर्ब कर लेगी। अब पूरी को तो नहीं कर पाएगी, चौक की जितनी कैपेसिटी है उतने उस अकॉर्डिंग कर लेगी, लेकिन वहाँ आपको बेसिक कॉज देखने को मिल जाएगा। चलो एक एग्जाम्पल और बताया जाए तुमको, बलून। यहाँ अगर मैं एक्टिवेटेड चारकोल, अगर आपको याद हो मैंने प्रीवियस सेशन में आपको एक इंक वाला बताया था, क्या कहा था मैंने, यहाँ एक्टिवेटेड चारकोल ले रखा था, एक रफली सा डायग्राम बना रही हूँ, और यहाँ मेरी इंक की बॉटल। ठीक है, और जैसे ही आपने क्या किया, ये इंक को इस चारकोल के थ्रू पास कराया, तो यहाँ आपके पास क्या मिला है, दिस इज प्योरली ट्रांसपेरेंट। अब ये वाली जो टेक्निक है वो कहाँ काम आती है, जो आपके घर में RO लगे हैं और आप पानी पीते हैं, यानी कि प्योरिफिकेशन के प्रोसेसेस में। ठीक है, तो किसका काम है ये सारा जनाब, फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शंस का। अब स्टार्ट कर लें 1 to 1, एक बार फिजिकल फिर केमिकल। तो सुनो, फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या कहलाता है, दिस इज सिंपली ड्यू टू द गैस मॉलिक्यूल्स बीइंग हेल्ड टू द सॉलिड सरफेस बाय वीक वैन डर वाल फोर्सेस, और कौन सी, अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो याद रख लोगे, जहां लिखा हो FOA और साथ में V मतलब वैन डर वाल। क्लियर है, एग्जाम्पल याद आ जाएगा, ठंडी पानी की बॉटल। चलो अब अगर मैं इसके ग्राफ को रिलेट करूं टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, सिर्फ बेसिक फिजियोसॉप्शन की बात कर रही हूँ कि मैं अगर टेम्परेचर की कंडीशन लगा रही हूँ x/m के प्रोसेस में, क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कैसे होगा। ये जो जनाब थे फ्रेंडलिक, कौन थे, फ्रेंडलिक जी, इन्होंने ये तो बता दिया कि जैसे जैसे प्रेशर राइज करेगा यहाँ पर x/m की कंडीशंस चेंज होती जाएंगी और आप टेम्परेचर का वेरिएशन भी देखोगे। लेकिन फ्रेंडलिक इस चीज़ को नहीं बता पाए थे कि इंडिपेंडेंट क्यों है ये प्रेशर के, हाई प्रेशर कंडीशंस पे। और उसी के लिए कौन आए थे, बड़े भैया, दैट इज लैंगमेयर। किसके बड़े भैया थे, फ्रेंडलिक के, वो हम पढ़ेंगे आगे। लैंगमेयर हमको पढ़ना नहीं है, लैंगमेयर एड्सॉर्प्शन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी उसका एक बेसिक आइडिया हम ज़रूर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ अभी इस चीज़ को करते हैं ड्रॉप, पहले स्टार्ट करते हैं फिजिकल। तो अब ये ग्राफ भी समझ में आ गया होगा x/m और टेम्परेचर का। चलो नेक्स्ट क्या पढ़ना है, केमिकल। क्या कहते हैं उसको, दूसरी टर्म क्या है, केमिसॉर्प्शन। अब एक चीज़ बताओ, अभी मैंने बोला कैमी, अब कैमी से याद आ जानी चाहिए अपनी वो कैमी पुरानी वाली,
जिसने पूरी इनऑर्गेनिक में धूम मचाई थी ना अपनी क्यूट सी बेबी, अपन ने ली थी कैमी। तो ये वो कैमी है, लेकिन यहाँ पर इसने धूम मचाई है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स के साथ। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स यानी कि केमिकल बॉन्डिंग यहाँ दिखेगी। अब चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं फटाफट से। देखो मैंने यहाँ क्या है, ये निकल बाबा। अब यहाँ निकल के साथ आप ऊपर देखिए हाइड्रोजन दिख रहे हैं, अभी बॉन्डिंग नहीं हुई है। अब अगर मैं इस शीट पे बात करूं तो आप कहेंगे कि यहाँ बॉन्डिंग जब होगी इनिशिएट, तो ये बॉन्ड्स पहले टेम्परेरी बनेंगे या डायरेक्ट परमानेंट बन जाएंगे। अगर हमने केमिस्ट्री पढ़ी है शुरू से और बढ़िया से पढ़ी है तो पता होगा कि पहले क्या होते हैं, इंटरमीडिएट बॉन्ड्स जनरेट होते हैं, और उन इंटरमीडिएट्स को आप चेक करते हैं कि भाई बॉन्डिंग किस प्रकार की है, उसके बाद आप फाइनलाइज करते हैं कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा या नहीं। तो देखो यहाँ सबसे पहले क्या हो रहा है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन का कॉज है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में आपने कहा कि ये वीकली बॉन्डेड होंगे, मतलब यहाँ पर बॉन्डिंग का कॉज तो होगा लेकिन वीकली होगा, ठीक है। और हमेशा फिजिकल के बाद ही आप केमिकल एड्जॉर्प्शन की तरफ प्रोसीड करते हैं। इट्स नॉट अ वन स्टेप प्रोसेस। आप हमेशा देखेंगे कि केमिसॉर्प्शन या फिर केमिकल एड्जॉर्प्शन जब भी होगा वो हमेशा फिजिकल के बाद ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि केमिकल ने बोला कि भाई मैं तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाता हूँ, किसी से भी कभी मिला जुला नहीं, कोई जानकारी नहीं, किसी बॉन्ड को किसी एलिमेंट को जानता नहीं और डायरेक्ट बॉन्ड बना लिया। दैट्स नॉट पॉसिबल इन केमिस्ट्री। तो देखो क्या किया अपन ने, पहले यहाँ पर फिजिकल एड्जॉर्प्शन अप्लाई किया इस कंडीशन में। जैसे ही आपने देखा तो ये क्या है, फ्री वैलेंसीज। अब फ्री वैलेंसीज कह क्या रही हैं, फ्री वैलेंसीज यही तो कहती हैं कि हाँ जी हम फ्री हैं, हमारे साथ बॉन्ड बना लीजिए। अब बॉन्ड बनाने के लिए हमने यहाँ पर कौन रखे हैं, ये 2 H। जैसे ही फिजिकल एड्जॉर्प्शन मैंने लगाया तो इन्होंने यहाँ पर टेम्पररी बॉन्डिंग कर ली, और जिसको आप किससे दिखाते हैं, पार्शियल बॉन्डिंग के थ्रू, जो मैंने डॉट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। क्लियर है, ये डॉट रिप्रेजेंटेशन क्या है, पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन। अब आपने केमिसॉर्प्शन लगाया, मतलब केमिकल एड्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, स्ट्रॉन्ग FOA मीन्स स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये लो, जैसे ही आपने केमिकल कंडीशंस लगाई ईदर बाय कैटलिस्ट और बाय सम एक्टिवेटर्स, तो आपने कहा कि भाई ये बॉन्ड ब्रेक हुआ दोनों HH के बीच का, और इन्होंने इंडिविजुअली निकल के साथ परमानेंट बॉन्ड जनरेट कर लिया। तो अब ये बात भी क्लियर हो गई जो मैंने अभी कहा था कि केमिसॉर्प्शन डायरेक्ट नहीं हो जाएगा, हमेशा कंडीशन होगी पहले फिजिसॉर्प्शन की, देन आफ्टर क्या होगा, केमिकल एड्सॉर्प्शन। क्लियर है, एक बार देख लो, बना लो इस डायग्राम को, रिएक्शन को बिल्कुल देखो अच्छे से, बॉन्ड्स क्लीवेज देखो, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। चलो चलो देख लिया, हो गया यहाँ तक। अब आ जाओ इसके ग्राफ पे। अभी क्या देखा था फिजिकल वाले के ग्राफ में, क्या हमें ये कॉज देखने को मिला था, बिल्कुल किस किस के रिस्पेक्ट में था, वही x/m और टेम्परेचर। यहाँ क्या कंडीशन है, ये देखो, पहले जनाब राइज करेंगे फिर डाउनफॉल, क्योंकि कंडीशन कैसी हो रही है, 2 फेज। और हमेशा याद रखना कि फिजिकल का केस हमेशा मल्टी लेयर हो सकता है, लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन ऑलवेज अ सिंगल लेयर फेनोमेनन। क्लियर है, चलो इन चीज़ों को अपन 1 to 1 पॉइंट वे में लिख भी लेते हैं। अब आओ, क्या कहा, यहाँ पर एक बार एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाओ जैसे मैं बना रही हूँ, फिर सारी चीज़ क्लियर है। जो हमने अभी पढ़ा उसको एक छोटे फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये फिजी और ये कैमी। सॉप्शन तो आगे तुम लगा लोगे, वीक FOA, स्ट्रॉन्ग FOA। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपने क्या कहा कि पहले हमेशा यहाँ पर टेम्परेरी, दैट मीन्स वीक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। यहाँ जनाब क्या करते हैं, परमानेंट। लाइकवाइज यहाँ अगर आप इसके ग्राफ की बात करेंगे तो ग्राफ आपको x/m और टेम्परेचर के टर्म में, और यहाँ ये लीजिए, तो कर लेंगे केमी और फिजिजी। अब आ जाओ, अब आपके सामने मैं एक ग्राफ दोनों का ओवरऑल प्लॉट करती हूँ, साइड कर दूँ उसको। तो देखो यहाँ मैंने एनर्जी ली है, और एनर्जी को अब मैं
दोनों को एक साथ रिलेट करके दिखाऊंगी, एक बार फिजिकल एक बार केमिकल। बात वही होगी, कहाँ से? आपको सरफेस से डिस्टेंस देखना है। किसका डिस्टेंस देखोगे? मॉलिक्यूल्स का। कितने नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन यहाँ पर हो रहा है उसके बेसिस पे हम ग्राफ बनाएंगे। चलो, तो यहाँ से अगर मैं कहती हूँ ये जो आपको येलो से दिख रहा है, ठीक है, समझना इस चीज़ को। अगर यहाँ से मैं आपसे बात करती हूँ डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस, यहाँ पर आपको ये जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है, अगर मैं कहूँ तो भाई यहाँ पर आप डेल्टा एच जो है वो फिजियो के केस में हो गया। लेकिन इससे आगे जैसे ही मैं प्रोसीड कर रही हूँ, अब ये रेड से जो आपको दिखेगा, यहाँ से चर्चा कीजिए। आप देखिए ये जो चेंज है ये क्या है? अपना वही नेक्स्ट स्टेप प्रोसेस, मतलब अब फिजिकल के बाद ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? केमिकल में। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि यहाँ जो आपके पास डेल्टा एच आएगा केमी के केस में, ये लीजिए, ठीक है, दोनों को रिलेट कर पाएंगे। अब इन दोनों ग्राफ की आप एक मर्ज लाइन देखें, अगर ये वाली मैं सर्किल कर रही हूं इस चीज को, तो यहां आप देखिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कितना सा अमाउंट आपको रिक्वायर्ड है, बहुत ही मिनिमम, क्योंकि जस्ट आपने फिजिकल एब्जॉर्प्शन के बाद जब केमिकल में चेंज करना है तो वहां आपको सिर्फ और सिर्फ छोटे से अमाउंट में क्या अप्लाई करनी है? फोर्सेस। और कौन सी फोर्सेस है वो? अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो आपने कहा कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल एक्टिवेट हुआ है उस दौरान ये जो एनर्जी चेंज है क्या कहलाएगा? डेल्टा ई ए, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। बात समझ में आ गई? और इसके बाद आप क्या देखेंगे? जैसे ही बाइंडिंग प्रोसेस कंप्लीट होगा, बाइंडिंग प्रोसेस कंप्लीट होते ही यहाँ से इसका रिलीज शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स कि पहले यहाँ आप अट्रैक्शन देख रहे थे और इस फेज में आके आपको रिपल्शन भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ आपको क्या रिलेट करना है? दोनों ग्राफ्स को इंडिविजुअली हमने पहले समझा, अब दोनों को मैंने कंबाइन फॉर्म में लिया है और वही डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस आपको चेक करना था। यहाँ तक का जो फेज़ है फिर से बता रही हूँ फिजिकल एब्जॉर्प्शन का है, और यहाँ आपने जो एनर्जी प्रोवाइड की है एक्सटर्नल, दैट इज़ ई ए, जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा ई ए से, वो बहुत ही लेसर अमाउंट में रिक्वायर्ड है। और यहाँ से आपने क्या देखा? जैसे ही केमिस ऑप्शन में चेंज हुआ और यहाँ पर बाइंडिंग शुरू हुई, किसकी बाइंडिंग है? मॉलिक्यूल्स की। यहाँ पर क्या शुरू हो जाएगा? रिपल्शन। कर दोगे? आ जाओ। तो अब आपसे कौन है वो एग्जामिनर जी? इंडिविजुअली पूछ लें तो बता ही सकते हो, है नहीं दिक्कत। ये देखो x/m और टेम्परेचर बाबा किसका है ये बताओ। मैंने यहाँ 2 ग्राफ बनाया, वो आप मुझे बताओगे इनमें से कौन सा केमी का है और कौन सा फिजियो का है। चलिए, अगर पढ़ा है ठीक से, जो अभी बताया है इन 10 मिनट में, अगर वो ढंग से सुना है तो फटाफट से बता दोगे इनमें से कौन सा फिजियो है और कौन सा केमी है। आ रहा है समझ? क्या बता रहा है ये? टेम्परेरी, ये है फिजियो। गुड। और ये क्या है? केमी। चलो, अब प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इनके कुछ बेसिक डिफरेंसेस पढ़ेंगे अपन 1 to 1। क्या है? सबसे पहले अगर बात करूं तो नेचर। किसका नेचर होगा? एड्जॉर्प्शन का। एड्जॉर्प्शन किसका हो रहा है? मॉलिक्यूल्स का। कहाँ पर हो रहा है? सरफेस पे। तो ओवरऑल बात की जाएगी। फिजियो में क्या बोला था? वीक वंडर वॉल फोर्सेस की वजह से होता है, जबकि यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग होती है। अब नेचर तो चलो तुम्हें अच्छे से पता चल गया, बार बार हमने डिस्कस किया। अब यहाँ अगर मैं इंथैल्पी की बात करूँ, इंथैल्पी जो अभी इस ग्राफ में डेल्टा एच से रिप्रेजेंट की थी, अगर ग्राफ ढंग से सुना है तो फटाफट से बता दोगे फिजिकल के केस में लो होगा या केमिकल के केस में? बिल्कुल फिजिकल के केस में लो होगा, जबकि केमिकल के केस में क्या होगा? हाई होगा, क्योंकि वहां पर हाई केमिकल बॉन्ड्स बन रहे हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एफओए। अब चलो, अब मैं क्या कर रही हूँ? थर्ड कंडीशन है मेरी कि मैं एड्जॉर्प्शन को रिवर्स कर देती हूँ। मीन्स क्या हुआ कि एड्जॉर्प्शन बेसिकली देखा जाए तो सिर्फ सरफेस पे होता था, और मैं आपको कंडीशन दे रही हूँ कि यहाँ अगर मैं रिवर्सिबिलिटी का कॉज लगा दूँ सरफेस के अलावा, तो क्या होगा? क्या फिजिकल में रिवर्सिबल रैपिडली होगा या फिर केमिकल में रैपिडली होगा? तो देखो यहाँ कैसे रिलेट करोगे। मैंने कहा है एड्जॉर्प्शन का मतलब अच्छे से पता है कि सिर्फ सरफेस की बात की जाती है, मैंने प्रोसेस कर दिया जस्ट रिवर्स। तो आप कहोगे कि फिजिकल वाला जो कॉज है, क्योंकि वहाँ पर है ही क्या?
सिर्फ वीक अट्रैक्शन है, वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। तो यहाँ पर क्या है, वीक बॉन्ड बन रहा है, फट से टूटेगा, फट से नया जनरेट करेगा, फटाफट दूसरे के साथ भी बाइंडिंग कर लेगा। तो फास्ट कहाँ पर देखने को मिलेगा, रैपिड कहाँ पर होगा, फिजिकल के केस में। जबकि केमिकल वाला क्या है भाई, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया, तोड़ने में भी टाइम लगेगा, साथ साथ उसके लिए आपको पर्टिकुलर रिएजेंट की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर प्रोसेस कैसा होगा, स्लो होगा, या फिर आप कह सकते हैं इरिवर्सिबल होगा। अब आओ, नेक्स्ट कंडीशन है वो टेम्परेचर जहाँ पर एड्सॉर्प्शन आपको ज़्यादा देखने को मिले। कंडीशन सुनिएगा बड़े ध्यान से, मैंने कहा है टेम्परेचर एट विच एड्सॉर्प्शन मोर प्रोनाउंस्ड। तो अब फिजिकल के केस में और केमिकल के केस में रिलेट करना है। तो टेम्परेचर का कॉस्ट तो अपन ने अभी रिलेट किया x/m के ग्राफ से। तो भाई फिजिकल के केस में तो लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है और केमिकल के केस में हाई। तो इसके लिए तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, क्योंकि मैंने आपको कहा है एट विच एड्सॉर्प्शन अकर्स, एड्सॉर्प्शन सबसे ज़्यादा जहाँ पर हो उस फेस पे मैं बात कर रही हूँ। तो वहाँ आपको क्या देखना पड़ेगा, जो एड्सॉर्बेट गैस है उसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और उसके लिए कंडीशन क्या होगी कि लो टेम्परेचर के केस में बॉइलिंग पॉइंट बिलो होना चाहिए, जबकि हाई टेम्परेचर के केस में वो जनरली सिमिलर होता है। अब आओ, 4 पॉइंट्स क्लियर हुए। पहले बड़े ध्यान से सुनो, ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन सा था, फर्स्ट नेचर, फिर अपन ने क्या डिस्कस किया, एंथैल्पी, फिर मैंने आपको कंडीशन दी रिवर्सिबिलिटी की, देन टेम्परेचर। अब चलो, अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, टेम्परेचर का इफेक्ट चेंज कर देती हूँ। एक बार तो आपने मोर प्रोनाउंस कंडीशन देख ली, अब मैं यहाँ टेम्परेचर का इफेक्ट चेंज कर रही हूँ। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई फिजिकल में तो लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, तो जैसे जैसे क्या होगा, राइज होगा टेम्परेचर में, वहाँ पर फिजिकल एड्सॉर्प्शन कम होता जाएगा। और इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस किस में देखने को मिलेगा, केमिकल वाले में। मीन्स वहाँ पर इंक्रीज होगा जैसे जैसे टेम्परेचर में भी इंक्रीज होगा। ये कंडीशंस लिखते जाओ 1 to 1, जो मैं बोल रही हूँ वो आपको बिल्कुल अपने नोटबुक में लिखनी है। अब आओ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अब यहाँ मैं बात करूँगी, अभी हमने बात की थी ओवरऑल नेचर की, अब बात करेंगे अपन एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के नेचर की। किस किस की, एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के नेचर की। तो आपको पता है कि फिजिकल में तो कोई स्पेसिफिक है नहीं, क्योंकि वो पूरे बल्क फेनोमेनन को रिलेट करता है। बिल्कुल केमिकल में ये ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ सिर्फ सरफेस मॉलिक्यूल्स की बात होती है, और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पूरे सरफेस पे एक ही आप कह सकते हैं कि क्या बोलते हैं उस टर्म को, मुझे वो टर्म याद नहीं आ रहा है, कि पूरे सरफेस पे एक सा एड्सॉर्प्शन आपको देखने को मिलेगा। उसको बेसिकली एक टर्म से जाना जाता है, जो अभी मुझे क्लिक नहीं हो रहा है, क्लिक होने दो, मैं आपको बताती हूँ। कि पूरे सरफेस पे एक सा एड्सॉर्प्शन हो वो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो मतलब केमिकल के केस में तो ये हाईली रिक्वायर्ड है नेचर, किसका, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट का। जबकि फिजिकल वाले को तो कोई टेंशन ही नहीं है, ये तो फुल चिल है भाई। चिल क्यों है, क्योंकि इसको तो काम ही क्या करना है, वीक अट्रैक्शन है इसके पास। और दूसरी चीज़, पूरे बल्क फेनोमेनन की बात करता है, सरफेस पे हो, इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स हो, कंडेंसेशन और एवापोरेशन भी साथ साथ हो रहा है यहाँ तो। अब आ जाओ, अब ये बात कर ली पहले हमने इंडिविजुअल एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट को लेके। अब मैं लेयर्स पे जा रही हूँ। लेयर्स पे कैसे जाओगे, आओ एक मॉलिक्यूल बनाते हैं बढ़िया सा, फिर आपको लेयर समझ में आएंगी। अब हमें मैथमेटिकल टूल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम रफ टूल्स बनाएंगे। चलो लेयर बनाते हैं लड्डू वाली। घर में शादियाँ चल रही हैं, शादी में मिठाई का डिब्बा और मिठाई के डिब्बे में लड्डू, लगाओ लेयर। एक लेयर लगा ली, अब दूसरी लेयर बनाते हैं दूसरे मिठाई की। तो अब ये रेड वाली मिठाई कौन सी आती है, मम्मी से पूछ लेना, मुझे भी नहीं आइडिया। तीसरी लगाते हैं अपन वाइट वाली मिठाई। चलो ये हमारी हो गई वाइट वाली मिठाई। अब यहाँ पर इन तीनों मिठाई की जो लेयर्स हैं, मिठाई की नहीं है, अब ये तुम्हारे लिए मॉलिक्यूल्स की लेयर है। ये मिठाई तब तक थी जब तक अपन बना रहे थे। आओ, तो ये जो मिठाई की पहली लेयर है, फर्स्ट लेयर, ये सरफेस पे है क्या, मान लिया कि ये कोई सरफेस है, मान लिया। एक तो मैथ सपोज पे चलती है
लेट अस अज्यूम। दूसरी केमिस्ट्री एक्सेप्शंस पे चलती है, यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है, रियल फेनोमेनन है। तो सुनो क्या करना है, एक बार इसको छोटा कर दूँ, इधर आ जाए, इसको देख लो एक बार। तो देखो ये जो फर्स्ट लेयर है और ये सेकंड और ये थर्ड, पहली चीज़ तो ये। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर मैं इनके बीच में बॉन्डिंग की बात करूं तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में ज़्यादा होगी, लाइकवाइज सेकंड और थर्ड के बीच में ज़्यादा होगी, फर्स्ट और थर्ड के बीच में तो वीक होगी, क्योंकि एक तो दोनों में गैप है अच्छा खासा, दूसरा इनके पास क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ही लो लग रही हैं एज कंपैरिजन टू सेकंड लेयर। इतना तो हमें समझ में आता है। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरी एक फ्रेंड वहाँ बैठी है, बीच में एक और फ्रेंड बैठी है। अब मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ तो मेरी बीच वाली फ्रेंड अच्छे से सुन पा रही है, लेकिन थर्ड वाली नहीं सुन पा रही है, इतना क्लियर विजन नहीं है। तो कहीं ना कहीं मेरे वोकल साउंड में थोड़ा सा, क्योंकि डिस्टेंस है, तो यहाँ डिस्टेंस फैक्टर है, यहाँ बॉन्डिंग फैक्टर है, वही चेक करना है। तो अब मुझे बताओ कि अगर मैं फर्स्ट और सेकंड लेयर की बात करूँ तो इनके बीच में तो भाई स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, और फर्स्ट और थर्ड को अगर रिलेट करूं तो इनमें कैसी है, वीक। तो अब मुझे फटाफट से बता दो इस वीक और स्ट्रॉन्ग के केस पे कहाँ फिजिकल देखने को मिलेगा तुम्हें एड्सॉर्प्शन और कहाँ केमिकल। यहाँ क्या नाम आ रहा है, वीक। वीक मतलब फिजियोसॉर्प्शन, बस ऐसे रिलेट करना है, काम बन जाएगा। क्या है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन। और स्ट्रॉन्ग कहाँ देखने को मिल रहा है, लास्ट टू लेयर्स में। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग भाई साहब, केमिकल बॉन्डिंग। क्या कर दोगे केमिकल बॉन्डिंग सुनते ही, वो भी स्ट्रॉन्ग, केमिकल सॉर्प्शन। आ गई बात समझ। अब घर पे मिठाई का डिब्बा है ना, उसमें आराम से चेक करते रहना। चलो आ जाओ बैक टू टेबल। कहाँ गए हमारे डिफरेंसेस, हमारी कुछ प्रॉपर्टीज। चले, अब क्या था हमारा, तो अब लेयर्स की बात कैसे कर रहे हैं हम, नेचर जो होंगी एड्सॉर्बेट लेयर्स की। फिजिकल के केस में क्या है, मल्टी लेयर्ड है, केमिकल के केस में यूनी लेयर्ड है। नेक्स्ट है प्रेशर का इफेक्ट क्या पड़ेगा एड्सॉर्प्शन पे। यहाँ मैंने अभी बोला था कि प्रेशर का इफेक्ट किन्होंने दिया था, जनाब फ्रेंडलिक ने। क्या नाम है इनका, फ्रेंडलिक। और क्या कहा था उन्होंने प्रेशर के केस में कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है x/m के रेशो में, लेकिन हाई प्रेशर कंडीशंस पे ये इंडिपेंडेंट हो जाता है। ये इनका फेलियर था। तो चलो सबसे पहले फिजिकल वाले में चेक करें। जैसे जैसे आप प्रेशर में राइज करेंगे, मतलब इंक्रीज करेंगे जैसे जितना ज़्यादा आप प्रेशर के अंदर, तो आप कहेंगे क्या होगा, एड्सॉर्बेट गैस जो है वो लिमिटिंग वैल्यू को अटेन करेगी, जबकि केमिकल के केस में तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, अब आओ, अभी क्या आपने एक और टर्म सुनी थी मेरे से, एक्टिवेशन एनर्जी, डेल्टा EA। अभी हमने ग्राफ में बनाया था, याद आ रहा है। अब अगर मैं वो प्रॉपर्टी यहाँ कंडीशन रख दूँ तो कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का क्या फ़र्क पड़ेगा। फिजिकल में तो अपन ने कोई फ़र्क नहीं देखा था, क्योंकि उनको तो टेम्परेरी बनाना था। केमिकल के केस में आपको बिल्कुल रिलेटिवली हाई फीचर देखने को मिला था। तो ये एक डिफरेंस भी याद रखना है। ठीक है, 1 to 1 रिलेट कर लोगे। अभी तक होपफुली अपन 7 से 8 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। अब आओ नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, ईज ऑफ एड्सॉर्प्शन। फिजिकल में बहुत ईजी होगा, केमिकल में नॉट ईजी। अब फिजिकल का एक एग्जाम्पल दे दो फटाफट से। अभी क्या किया था हमने, निकल वाला, याद आ रहा है। ये देखो जो मैं बना रही हूँ, क्या कहा था मैंने, यहाँ H2 लिया था और मुझे क्या करानी थी, यहाँ पर बॉन्डिंग। जैसे ही मैंने फिजिकल एड्सॉर्प्शन अप्लाई किया, इनके बीच में क्या हुआ, टेम्परेरी बॉन्ड बन गए थे। ये लो, आ जाओ। और जैसे ही आपने केमिकल अप्लाई किया, क्या हुआ, ये बॉन्ड टूट गया। कर लोगे, किसकी वजह से, एड्सॉर्प्शन ऑफ H2 गैस ऑन पाउडर्ड चारकोल। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे फैक्टर्स जो एड्सॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं। अभी तक क्या चर्चा की है, सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी, देन हमने क्या पढ़ी है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़, 8 to 9 प्रॉपर्टीज़ याद हैं, रिमाइंड कर लोगे एक बार फिर से। जो चीज़ें मैंने बोली हैं साथ साथ अगर लिख ली हैं तो वेल एंड गुड, नहीं लिखी है तो फिर से सेशन चलाइए, आराम से लिखिए, लेकिन रिवाइज ज़रूर कीजिए, क्योंकि चैप्टर टोटली थियोरिटिकल बेस्ड है,
लेकिन इम्पॉर्टेंट है। 4 नंबर का क्वेश्चन पूरे चैप्टर में से कहीं ना कहीं से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे, और वो कहाँ से आएंगे? इन्हीं प्रॉपर्टीज़ से, ये जो अभी 8-9 अपन ने डिस्कस किए हैं। ठीक है बात। अब आ जाओ फैक्टर्स पे। फैक्टर्स हम लोगों ने, अगर आपको याद हो तो मेजरली मैंने बात की थी आपसे टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, प्रेशर के रिस्पेक्ट में, और सबसे ज़्यादा जो चर्चा में आया था वो कौन था? नेचर। अब नेचर किस किस का देखना है? इंडिविजुअली हम बात करेंगे एड्सॉर्बेंट की और एड्सॉर्बेट की। ठीक है, तो सबसे पहले तो फैक्टर्स के की पॉइंट्स डालो। क्या है? पहली चीज़ है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, सेकेंड इज नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट, थर्ड इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एंड फोर्थ इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब आ जाओ, अब अगर मैं नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट में सबसे पहले इसकी बात करूं तो 2 कॉज हैं हमारे पास, एक तो फिजी, एक कैमी। तो फिजी बाबा कहते हैं कि भाई जी x/m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बट कैमी जी कहते हैं नो, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट सम रेंज। ठीक, दूसरी कंडीशन पे आओ। ऐसे ही आप किस में अप्लाई करोगे? नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट में भी, सेम फिजी और केमिकल के साथ। लेकिन यहाँ पर ये टीसी क्या है? क्या वर्ड का मतलब है? ये टीसी वर्ड क्यों लिखा है यहाँ पर? क्या ये स्कूल में पढ़ता था, इसकी टीसी कटवानी थी अपने को? नहीं, ये टीसी है आपका क्रिटिकल टेम्परेचर। और क्रिटिकल टेम्परेचर रेंजेस क्या बता रही हैं हमको यहाँ पर? ये रेंजेस बता रही हैं कि जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा नेचर होगा एड्सॉर्बेट का इजीली एब्सॉर्ब होने का। अब देखो यहाँ अगर देखा जाए तो भाई सबसे मुश्किल वाला इंसान कौन है? H2। क्या ये इंसान है? नहीं, ये जनाब है एलिमेंट। तो सबसे कम है इसका टीसी, यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर, दैट इज़ 33, तो इसको उतना ही टफ है। फिर है N2, देन CH4, देन CO2, HCl एंड NH3। ये रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आपके पास न्यूमेरिकल बेस्ड आता है तो बिल्कुल यहाँ पर आपको ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ गिवन होंगी। क्लियर है? चलो, अब थर्ड पॉइंट क्या था? टेम्परेचर का इफेक्ट। अपन ने ये ग्राफ से अभी रिलेट किया, इंडिविजुअल, फिर अपन ने होल ओवर ग्राफ पढ़ा जहाँ आपने EA का चेंज देखा, साथ साथ इंथैल्पी का भी चेंज देखा जिसको डेल्टा H से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो तीसरा फैक्टर भी क्लियर है। चौथा फैक्टर जो था इफेक्ट ऑफ प्रेशर वाला, जहाँ मैंने आपको एक जनाब का नाम लिया, कौन थे? फ्रैनिक। क्या कहते हैं ये? क्या मतलब है इसका? ये चर्चा करनी है। अब हमको जो सबसे पहले डिस्कस करना है वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। आ जाओ, टेम्परेचर तो हमने देख लिया, फिजिक्स ऑप्शन और केमिस्ट्री ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक बार कुछ कीवर्ड्स लिख लेते हैं। वीक, वैन डर वाल, अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है, और यहाँ क्या है? स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स। कर लोगे? कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब आगे चलते हैं। अब फिजिक्स ऑप्शन में क्या होता है? वो टेम्परेचर के साथ साथ डिक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा से मैंने आपको एक ही चीज़ बोली है कि एड्सॉर्प्शन, डी वाला, डी, एड्सॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्या मतलब होता है एक्सोथर्मिक? हीट रिलीज। बस, तो जहाँ हीट रिलीज वहाँ टर्म आई एक्सोथर्मिक, और बात अगर चल रही है एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के केस में, तो एड्सॉर्प्शन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड द रीजन इज देयर इज अ डिक्रीज इन टेम्परेचर। पहला पॉइंट। चलो, दूसरी चीज़ कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो है वो रेगुलर डिक्रीज होता है टेम्परेचर के साथ, लेकिन केमिस्ट ऑप्शन के केस में हमने क्या देखा? पहले तो इंक्रीज हो रहा था, फिर डिक्रीज हो रहा था। ग्राफ याद आ रहा है? ये वाला, ये देखो, पहले इंक्रीज हो रहा है यहाँ तक, और इसके बाद क्या हो रहा है? डिक्रीज। बिल्कुल हमने यही देखा। तो ये किसका कॉज हुआ? केमिस्ट ऑप्शन का। अब ये किसकी वजह से होता है? क्योंकि हमने यहाँ पर किस चीज़ की रिक्वायरमेंट ली थी? किसको यूज़ किया था इसे चेक करने के लिए? EA को। देखो, वही सारी चीज़ है 1 to 1 जो अपन ने अभी डिस्कस की हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट हो रही हैं। एक लैंग्वेज फॉर्म भी आपको चेक करना है। क्या देखा?
जो हमने ग्राफ में ओवरऑल डिस्कस किया, फिर हमने प्रॉपर्टीज़ में 1 to 1 डिस्कस किया, अब उनको रिलेट करके भी आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है। तो मिक्सिंग में घर आप नहीं करना है क्वेश्चन, क्योंकि अगर फैक्ट क्लियर है तो आंसर क्लियर है। क्या रीज़न था? फिजिकल में आपने देखा रेगुलर डिक्रीज़ है, जबकि केमिकल में आपने क्या देखा, पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज। रीज़न क्या था? क्योंकि हमें वहाँ पर किसकी ज़रूरत थी, EA की। चलो, तो इसका मतलब तो क्या हुआ कि आप केमिसॉर्प्शन को एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि हमने यहाँ किसको यूज़ किया है, EA को, और EA क्या कहलाता है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहां से अपन ने एक नई टर्म बना दी, दैट इज एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन, और यू कैन ऑल्सो से केमिकल एड्सॉर्प्शन, और एक और नाम दैट इज केमिसॉर्प्शन। तो अब किसी भी नाम से पूछ लें, बता दोगे? चलो अब आओ, अभी अपन ने जो ग्राफ देखा था किसका, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में बात की थी सारी। अब उसी को यहाँ पर एनर्जी और एड्सॉर्बेट्स की डेंसिटी के बेसिस पे अपन ने रिलेट कर लिया है। तो देखो ये वाला कॉज तो हमारा यहाँ तक कहाँ किसका था, एक सेकेंड मार्कर को थोड़ा सा थिन कर लेते हैं, ये लीजिए, ये कॉज हमारा किसका था, फिजियो जबकि ये कैमी। आ गई याद? और ये ही क्या है जो अपने को केमिकल में ओवरऑल टेम्परेचर के राइज के साथ वेरिएशन शो कर रहा है, जिसकी वजह से हमने अभी इसको कहा एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन भी। तो अब देखो किसी भी फॉर्म में ग्राफ आ जाए, सारे ग्राफ पहचानना आ गए, सारे की सारे इंडिविजुअल, ओवरऑल, और अब यहाँ एनर्जी से रिलेट करते हुए भी कर लेंगे। अब ऐसे ही अगर एड्सॉर्बेट्स की डेंसिटी के ऊपर आपसे पूछ लिया जाए, किसकी, एड्सॉर्बेट की डेंसिटी के बेसिस पे अगर आपको ग्राफ पूछ लिया जाता है तो कैसे बनाओगे? आ जाओ। देखो फिजियोसॉर्प्शन के केस में तो हमें पता है कि भाई टेम्परेचर लो होगा, इसको खास फर्क पड़ना नहीं है, लेकिन यहाँ ये जो फेज देख रहे हैं आप, दिस डॉटेड, मतलब हम फिजिकल से कन्वर्ट किस में हो रहे हैं, केमिकल के अंदर, और हमें क्या मिल रही है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जो कैमी वाला केस है उसमें एड्सॉर्बेट्स की डेंसिटी ज़्यादा स्पेसिफाइड होगी। तो अब सारे ग्राफ हमने एटलीस्ट इस केस में 5 से 6 ग्राफ पढ़े हैं और आपको रिलेट करना आगे होंगे। नहीं आए हैं तो चीटिंग करके एक बार उनको बनाओ और उन कॉन्सेप्ट्स को अपने हाथ से लिखो अपनी लैंग्वेज में, ठीक है? कैसे भी लिखना है, जैसे भी लिखो, ट्रिक बनाओ। चलो अब यहाँ से नेक्स्ट चलते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की तरफ। क्या होगी एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म? जब हम प्रेशर से रिलेट करेंगे, क्या रिलेशन था, x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब अगर इस प्रेशर को मैं 1 कर दूं तो पूरा मामला गड़बड़, लेकिन यहाँ मैं क्या ले रही हूँ, 1/n के रिस्पेक्ट में। अब इसको हम 1 to 1 डिस्कस करेंगे। तो पहले हमने इनिशियल में देखा कि प्रेशर के केस में क्या होता है, इंक्रीज होता है, लेकिन एटलीस्ट आप जाके देखेंगे हाई कंडीशंस पे, हाई टेम्परेचर रेंजेस पे जाके ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा। यही एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज फ्रेंडलिच आइसोथर्म। अब ये जनाब थे, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने नाम पे इसको दे दिया। आ जाओ, अब हम डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेस के साथ चेक कर लें। इस पूरे सेशन में आपने ग्राफ ही ग्राफ डिस्कस किए हैं और उन ग्राफ को आपको बिल्कुल बेटा 1-2 बार प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एक बार गड़बड़ाए आगे वाला कॉन्सेप्ट कवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ से हम प्रोसीड करेंगे कैटालिसिस की तरफ, ठीक है? अब आओ, अब पहली चीज़ तो ये याद रहनी चाहिए कि जब कभी भी फ्रेंडलिक नाम आ जाए मतलब वहाँ पर एड्सॉर्प्शन कौन सा वाला हो रहा है, फिजिकल, केमिकल नहीं होगा। पहली चीज़ याद रखना, ठीक है? दूसरी चीज़ क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि हमने फिजिकल में पढ़ा है कि वो सिंगल लेयर एड्सॉर्प्शन बताता है, तो ये भी किसके लिए वैलिड होगा, सिंगल लेयर एड्सॉर्प्शन के लिए।
दो नॉर्मल थ्योरी पॉइंट से समझ में आए। अगर हमसे पूछ लिया जाता है कि फ्रेंडलिक आइसोथर्म, फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म किस पे डिपेंड करता है, पहली चीज़ कि ये वैलिड होता है सिंगल लेयर एड्सॉर्प्शन के लिए, और दूसरी चीज़ ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एड्सॉर्प्शन शो करता है। अब हम टेम्परेचर वेरिएट करके ग्राफ बना लें, बना सकते हैं, बिल्कुल, आओ। क्या करना है, वही x/m और प्रेशर के रिस्पेक्ट में बनाएंगे। तो देखो, सबसे पहले मैंने अगर लो टेम्परेचर रेंजेस ली, दैट इज़ 195 केल्विन, एक नॉर्मल रेशो ले रही हूँ मैं, कुछ भी ले लो जो तुम्हारा मन करे। तो आपने देखा कि लो टेम्परेचर पे तो आपको ग्रेटर एड्सॉर्प्शन देखने को मिल रहा है। अब मैं अगर इस टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा देती हूँ, लाइकवाइज फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ ले लिया 244 केल्विन्स, तो आप देखोगे कि ये जो एड्सॉर्प्शन था इसमें कुछ कमी आना शुरू हुआ। ये देखो, ये पीक डिफरेंस दिख रहा है। और बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, चलो ले लेते हैं 273। तो आपने क्या देखा, जितना ज़्यादा यहाँ टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है आपका x/m उतना ही कम होता जा रहा है। आई बात समझ? क्या कहा है मैंने? देखो, इनिशियल में आपका टेम्परेचर राइज की वजह से ग्रेटर एड्सॉर्प्शन आपको देखने को मिला है, फिर मैंने थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया, पीक कहाँ गई, फिर मैंने और थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया, पीक बिल्कुल लो, और थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दूँ, प्रेशर के लेवल पे आ जाएगी। तो अब आप यहाँ से क्या पॉइंट मिला अपने को, एक रिलेशन मिल गया दैट टेम्परेचर increases, x/m decreases. That means x/m is inversely proportional to temperature. आई बात समझ? अब आओ, सॉरी, ये टेम्परेचर के केस में है। अब आओ, अब यहाँ से अगर मैं x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती हूँ प्रेशर के, तो कब होगा डायरेक्टली, जब मेरे पास लो प्रेशर है। मैं यहाँ 1/n के रिस्पेक्ट में लेती हूँ तो मॉडरेट होगा, और हाई प्रेशर्स पे क्या हो जाएगा, ज़ीरो, मतलब इंडिपेंडेंट। और यही जो रिलेशन है लास्ट वाला, दैट इज़ x/m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P0 एट द कंडीशंस हाई प्रेशर्स। यहाँ पर आपने क्या कहा कि ये इनका बिगेस्ट फेलियर था। इन्होंने ये कंडीशंस तो बता दी, लेकिन ये इसको अच्छे से स्पेसिफाई नहीं कर पाए, और इसी को कवर किसने किया फ्रेंड लिख के, इसको लैंगमिर्जी ने। और उन्होंने एक रिलेशन दिया, वो रिलेशन क्या था, एक सेकेंड, रिलेशनशिप था, ये लीजिए, x/m इज इक्वल्स टू 1 + AP अपॉन BP। अब यहाँ आप क्या देखोगे, बीपी के केस में जैसे जैसे बीपी प्रेशर कंडीशंस के साथ चेंज होगा, लाइक लो, मॉडरेट और हाई, तो आपको यहाँ पर x/m का रिलेशनशिप मिल जाएगा। बट इसके बारे में हमें डीप चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि ये तो हमारे पार्ट में ही नहीं है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, अब जो मेरे पास ये रिलेशनशिप था किसका, x/m और p के रिस्पेक्ट में बात चल रही है। अगर मैं इस टर्म को लॉग में ले लूँ, लॉग x/m को मैं ले रही हूँ लॉग p के रिस्पेक्ट, ठीक है। तो एक ग्राफ बना लें एक और, इन दोनों को लॉग के बेसिस पे चेक कर लेते हैं, बस एक लास्ट ग्राफ और समझ लो, फिर कोई टेंशन नहीं है। एक साथ इतने सारे ग्राफ आ गए, क्या होगा, ये देखो। आप देखो कि इनिशिएट तो यहाँ से हुई, रिएक्शन हुई यहाँ से इनिशिएट, लेकिन आपको स्लोप कहाँ जाके मिला है, और स्लोप किसके रिस्पेक्ट में मिला है, 1/n के। मतलब कंडीशन हमारी क्या है, x/m प्रोपोर्शनल टू p 1/n, ठीक है। तो अब अगर ये भी पूछ लिया जाए तो गलती मत करके आना, और इसके लिए रिलेशनशिप कैसे आएगा, log x/m इज इक्वल्स टू log k प्लस 1/n log p, क्योंकि जो पावर टर्म होती है वो कहाँ आ जाएगी, जस्ट आगे कर लोगे। तो एक ये भी याद रखना। अब आओ, अब इन अजम्पशंस के बेसिस पे आपसे मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, बड़े ध्यान से सुनना। इसका मतलब क्या था, हमने अभी ये जो सारी चीज़ें रिलेट की हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि हर एड्सॉर्प्शन साइट इक्विवेलेंट होती है, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़ ये कि जो पार्टिकल की एबिलिटी है किसी भी साइट को बाइंड करने की, यानी कि बॉन्डिंग करने की, वो इंडिपेंडेंट होती है कि नियर बाय साइट क्या ऑक्यूपाइड है। हमें क्या देखना है, फ्री वैलेंसीज। फ्री वैलेंसी है ये, दैट मीन्स यहाँ पर आप इजीली बॉन्डिंग कर सकते हैं। आप इजीली बॉन्डिंग कर सकते हैं, सिर्फ आपको क्या चेक करना है, दैट द बॉन्डिंग इज ईदर वीक और स्ट्रॉन्ग। तो हमें ये पॉइंट भी क्लियर होता है कि जो बाइंडिंग साइट होती है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है नियर बाय साइट्स के। चलो ये ठीक है।
एक और पॉइंट अगर मैं आपके साथ लूँ कि अगर एड्जॉर्प्शन 1 लेयर है, क्या कहा मैंने, सिर्फ 1 लेयर थिक, तो 1 लेयर थिक करते ही याद दिमाग में क्या आता है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन, साथ साथ क्या आता है, फ्रेंडली आइसोथर्म। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो यूनिफॉर्म होगा पूरे एड्जॉर्बेंट्स के साथ, बिल्कुल होगा भाई। 1 लेयर की बात चल रही है, ये लीजिए आप इस लेयर पे बात कर लीजिए, तो मीन्स सरफेस पे है। अब जब यहाँ बात करेंगे तो बिल्कुल ये यूनिफॉर्म होगा पूरे एड्जॉर्बेंट्स में। अब आओ, अब यहाँ आपको एक और चीज़ रिलेट करनी है, वो क्या है कि जो एड्जॉर्प्शन है वो 2 प्रोसेसेस में होता है। कौन कौन सा, एक आपने कहा कंडेंसेशन, एक आपने कहा इवेपोरेशन। क्या आपको ये वाला एग्जाम्पल याद है, देखो जो मैं अब बना रही हूँ, जो हमने लास्ट सेशन में आपके साथ डिस्कस किया था कि ये मेरी एक सरफेस है और आपने कहा कि यहाँ पर आके मॉलिक्यूल सारे के सारे स्टिक हो गए, लेकिन आपने कहा कुछ यहाँ भी थे और आपने कहा कुछ इवेपोरेट भी हो गए। तो हमने यहाँ देखा कि सिर्फ सरफेस पे है, तो आपने फट से बोल दिया था कि ये लो, ये तो एड्जॉर्प्शन वाले हैं, यही बोला था। और इनको देख के आपने क्या कहा था, नहीं ये एब्जॉर्प्शन वाले हैं। लेकिन जब आपने देखा कि कंडेंसेशन और इवेपोरेशन, दिस इज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, ये जो मैंने डायग्रामेटिकली अभी समझाया है, तीनों लेयर में समझ में आ रहा है, इवेपोरेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। अब आपने यहाँ से क्या कहा था, जब जब इवेपोरेशन की बात हुई थी मतलब रिमूवल, और रिमूवल से ही वर्ड हमने क्या निकाला था, डिसॉर्प्शन। याद आया, शुरू में बोला था डिसॉर्प्शन यानी कि रिमूवल ऑफ दैट एड्जॉर्बेंट फ्रॉम द सरफेस। चलो कर लोगे, ऐसे 1 to 1 रिलेट करना है अपन को, बिल्कुल ये नहीं कि वो चीज़ वहाँ पढ़ ली तो आगे चल के रिलेट नहीं करना है। अगर आ रही है तो आप लेयर डायग्राम चेक करो, तो यहाँ इवेपोरेशन से क्या एक और कॉज क्लियर हो गया, डिसॉर्प्शन वाला। अब इसमें बताओ मुझे, इस वाले पिक्चर में देखो, ये एड्जॉर्बेंट की सरफेस है, यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाला किसका फेनोमेनन शो कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन वाला। ये किसका शो कर रहे हैं, इवेपोरेशन वाला। ज़रूरी थोड़ी है कि सारे यूनिफॉर्मली स्टिक होंगे, नहीं ना, सिर्फ सरफेस पे भी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो ये बिल्कुल आपको क्या दिखा रहे हैं, डिसॉर्प्शन। तो सारी क्लासिफिकेशन 1 to 1 रिलेट कर पाओगे, सॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन एंड अक्लूशन। अब आओ, तो अब एक कंडीशन मैं आपको देती हूँ, मुझे ये बताओ, आपने इंडिविजुअल देखा एड्जॉर्प्शन के केस में और एब्जॉर्प्शन के केस में, अगर मैं आपसे इक्विलिब्रियम स्टेट में पूछ लूँ तो इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होगा, तो आपको याद रखना है जो रेट है एड्जॉर्प्शन की, सरफेस फेनोमेनन की बात कर रही हूँ तो डी वाला कॉज एड्जॉर्प्शन की, वो किसके इक्वल होगी, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन की। और ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम के फेज में अप्लाइड है, हर जगह नहीं। और क्यों, क्योंकि जो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो किस पे डिपेंड कर रही है, गैस के प्रेशर पे, इसलिए आपने ये कहा है रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसॉर्प्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट इट डाउन। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशंस वाले पार्ट को। हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देख ली, फैक्टर्स चेक कर लिया, अब अपने को देखनी है एप्लीकेशंस किसकी, एड्जॉर्प्शन की। बड़े ध्यान से सुनना, 1 to 1 सुनना, ईजी सा पार्ट है। क्या है इसमें, एड्जॉर्प्शन के फेनोमेनन में आपने बहुत सारी एप्लीकेशंस देखोगे, मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट 1 लिस्ट की हैं, कौन कौन सी, जो आपके एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछी गई हैं, उन्हीं के बारे में मैंने चर्चा की है। तो सबसे पहला है प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। क्या है इसका कॉज, जो रिमेनिंग ट्रेसेस होते हैं एयर के वो कहीं भी एड्जॉर्ब हो जाते हैं चारकोल के द्वारा। आपको आरओ वाटर का केस याद आ जाना चाहिए सबसे पहले। तो क्या करते हैं अपन पानी को प्योरीफाई करने के लिए चारकोल की एक लेयर लगाते हैं बीच में, वो क्या करता है, सारी इम्प्योरिटीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आप देखते हैं कि जो ट्रेसेस हैं एयर के वो चारकोल के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाते हैं एक वेसल से। अब वो जो वेसल है किससे इवैक्यूएटेड हो रहा है, एक वैक्यूम पंप के थ्रू। क्यों लगाया आपने उस वैक्यूम पंप को, क्योंकि उससे आप हाई वैक्यूम जनरेट करते हैं। आपको वो मास्क याद है, गैस मास्क, आप पॉइजनस गैसेस से बचने के लिए जो गैस मास्क वेयर करते हैं, दैट इज़ जो आपको क्या क्रिएट करता है, हाई वैक्यूम जनरेट करता है। आप अंडर वाटर ड्राइविंग करते हैं तो वहाँ आप मास्क पहनते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ, दैट इज़ इट।
अबाउ। अब गैस मास्क की अगर बात की जाए तो एक सिंपली एक डिवाइस है जिसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल होता है और किस किस का मिक्सचर होता है, एड्सॉर्बेंट्स का। ये क्वेश्चन एग्जाम में गैस मास्क को लेके बहुत बार पूछा गया है कि गैस मास्क के अंदर किस किस का मिक्सचर होता है, किस किस से वो कंसिस्ट होता है। तो याद रखना है, एक तो है एक्टिवेटेड चारकोल और एड्सॉर्बेंट्स का मिक्सचर, याद रखोगे, जो आपको सिंपली क्या प्रोवाइड करता है, यूज़ किया जाता है ब्रेथिंग के लिए। और एक और चीज़ कि ये गैस मास्क मेजरली कहाँ यूज़ होते हैं, कोल माइंस के अंदर, क्योंकि ये पॉइजनस गैसेस को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब्जॉर्ब करते हैं या एड्सॉर्ब, अब्जॉर्ब कर ली तो तुम्हारा इनहेल कर लिया तुम लोगों ने, अंदर चला जाएगा बॉडी के, सिर्फ एड्सॉर्ब सरफेस तक। चलो नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। अब इस ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर कंट्रोल का मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल दिया था। जब भी कोई नया बैग वाटर बॉटल लाते हो, एक छोटा सा पैकेट मिलता है किसका, सिलिका जेल का, लिखा होता है उस पर सिलिका जेल। उसको कभी खोल के देखा है, छोटे छोटे से उसके अंदर ग्लास टैबलेट्स होते हैं, बहुत ही छोटू छोटू। तो वो क्या करते हैं, सारे के सारे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये वही कॉज है, सिलिका एंड एल्यूमिनियम जेल्स आर सिंपली यूज्ड एज एब्जॉर्बेंट्स फॉर रिमूविंग मॉइस्चर एंड कंट्रोलिंग ह्यूमिडिटी। कौन कौन है, सिलिका एंड एल्यूमिनियम जेल्स। अबाउ नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशंस। क्या है फोर्थ एप्लीकेशन, कलरिंग मैटर को सॉल्यूशन से रिमूव करने वाला। इसका बेस्ट एग्जांपल देती हूँ, ये लो देखो, दो मैं यहाँ पर कोनिकल फ्लास्क बना रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ मैंने इसके अंदर एक सॉल्यूशन भर दिया रेड कलर का, इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर। अभी सिर्फ एक बेसिक सॉल्यूशन है। अब यहाँ आपको क्या देखना है कि ये जो कलर है ये धीरे धीरे रिमूव होना शुरू हो जाएगा। ये रिमूव किसकी वजह से होगा कि मैंने इस वाले कोनिकल फ्लास्क में कुछ चारकोल की टैबलेट्स डाल दी। तो अब आप देखो कि ये चारकोल की टैबलेट्स इसको क्या करना शुरू कर देंगी, एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे और इसका कलर लाइट होना शुरू हो जाएगा। सो आप ऐसे क्या कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर, कहाँ से, सोल्यूशन से। साथ साथ एनिमल चारकोल जो है वो रिमूव करता है सोल्यूशन के कलर्स को बाय एब्जॉर्बिंग। क्यों होता है, क्योंकि ये इम्प्योरिटीज़ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आप टैबलेट खाते हो, हेडेक होता है या बॉडी में कुछ भी अगर थोड़ा बहुत भी कोई दिक्कत है, पेन हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, आप टैबलेट खाते हो। टैबलेट का काम क्या है, टैबलेट एब्जॉर्बेंट की तरह ही तो एक्ट करती है। कैसे, वहाँ पर क्या होता है, जो टैबलेट आपके पेट में जाती है और वो जो बैक्टीरिया जी हैं वो उसके सरफेस से स्टक होते हैं और वो सिर्फ सरफेस पे ही रहते हैं और काम ख़त्म। चलो अब देखो, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। होमोजीनियस क्या था, हेट्रोजीनियस भी है। कलर चेंज करूँ, दिख रहा है ना। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस देखते हैं। यहाँ पर आप रिएक्टेंट्स की बात करोगे सॉलिड सरफेस में, और साथ साथ कैटलिस्ट हमेशा क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। ये चीज़ तो आपको पता है। तो ये कैटलिस्ट जब रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है तो हमें चेक करना है रिएक्टेंट्स के सरफेस पे एड्सॉर्प्शन। तो यहाँ आपने देखा है कि इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में हम जब चेक करते हैं तो बहुत सारी गैसियस रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनको सॉलिड कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। पढ़िए अपन ने रिएक्शन प्लैटिनम और पैलेडियम वाली, जहाँ आप क्या करते थे, एल्कीन से जैसे ही आपने कैटलिस्ट लगाया, ये लीजिए जैसे निकल पैलेडियम या प्लैटिनम किस में कन्वर्ट हो गया, एल्केन में। तो ये हमने सब कहाँ पढ़ा है, ऑर्गेनिक वाले पार्ट में बढ़िया से। अमोनिया का जो मैन्युफैक्चर है, आप आयरन को वहाँ पर कैटलिस्ट लेते हैं, किसके, अमोनिया। कौन है इसका कैटलिस्ट, Fe। और H2SO4 के प्रोसेस में भी ये सब हमने कॉन्टैक्ट प्रोसेस में पढ़ा है, जहाँ पर आप फाइनली डिवाइडेड निकल। क्या मतलब है, ये फाइनली डिवाइडेड टर्म जो दी गई है इसका मतलब होता है पाउडर्ड, मतलब एकदम पिसी हुई, पाउडर्ड फॉर्म। क्योंकि पाउडर्ड फॉर्म में ज़्यादा एड्सॉर्प्शन होगा इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स। किसके एग्जाम्पल हैं, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के। ये एग्जाम्पल्स अपन 1 to 1 में डिस्कस करेंगे, पूरा प्रोसेस भी देखेंगे क्योंकि हमें कैटालिसिस पढ़ना है नेक्स्ट सेशन में। अब आओ, सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस का मतलब क्या है यहाँ पर, इसका मतलब बेटा ये है कि जब कभी भी आप डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन में चेंजेस देखेंगे, किसकी वजह से, चारकोल की वजह से, तो आप कहेंगे एक मिक्सचर जो होता है नोबल गैसेस का वो एड्सॉर्प्शन से सेपरेट हो जाता है। साथ साथ
अगर इसका एग्जाम्पल देखना है तो आप कोकोनट चारकोल को जब डिफरेंट टेम्परेचर्स पे यूज़ करते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि वहाँ पर एड्जॉर्प्शन की डिग्री में चेंजेस, ठीक है, इन क्योरिंग डिसीज यानी मेडिसिनल पर्पसेस। तो आपने बहुत सारी ड्रग्स देखी हैं जो जर्म्स को मारने के काम आती हैं। कैसे आती हैं? खा लो तो भाई, बैक्टीरिया, क्या होता है वो, विनाश, सर्वनाश, सर्वनाश मतलब सारा खत्म। ठीक है यार, हिंदी में नहीं जाना, ये तो पढ़ा है, ये तो पढ़ा सा दिख रहा है। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, भैया बहुत ढंग से पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है पूरा सेशन। A low grade sulfide ore is concentrated by separating it from silica and other earthy material by this method using pine oil और eucalyptus oil। याद आया, अपन ने फ्रोथ फ्लोटेशन में याद की थी, हम 2 ऑयल्स यूज करते थे, पाइन ऑयल एंड यूकेलिप्टस ऑयल। चलो, और एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं? तो जो सर्टेन प्रेसिपिटेट्स होते हैं जैसे सिल्वर हैलाइड्स, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये कुछ डाइस को एड्जॉर्ब कर लेती हैं। किसकी बात कर रही हूँ मैं, ध्यान रखना इस चीज़ को कि जो सिल्वर हैलाइड्स होती हैं इनकी प्रॉपर्टी होती है कुछ डाइस को एड्जॉर्ब करने की। अब पूछ लिया जाता है आपसे नाम कि कौन सी डाइस, तो याद रखना ईओसिन और फ्लोरेसिन, ठीक है, कौन कौन सी हैं, ईओसिन और फ्लोरेसिन। चलो, क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस, क्रोमेटोग्राफी में तो आपने बहुत अच्छे से देखा है, जब कभी भी क्रोमेटोग्राफी चैम्बर अगर देखा है तो आप क्या करते हैं, वहाँ पर एक थिन शीट लगाते हैं, TLC लगाते हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जिसको आप कहते हैं, और आप देखते हैं कि 1-to-1 एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस शो होता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। चलो, अब देखो, अच्छा, तो यहाँ तक आके अपनी क्या हो गई, एप्लीकेशन भी ख़त्म हो गई। अब क्या करोगे, तुम्हारा काम क्या है? इस वाले पार्ट में हम लोगों ने कम से कम 8 से 10 ग्राफ पढ़े हैं, ठीक है। अब तुम्हारा काम क्या है, ये 8-10 ग्राफ बनाओगे, चाहे चीटिंग करके बनाओ और अगर याद हो गया तो वैसे बनाओ, तो कैसे भी बनाओ, लेकिन इनको एक बार बनाओ, रिवाइज करो, और इसके साथ में जो हमने प्रॉपर्टी लिखी थी, जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट था, वो उसके पार्ट में वहीं लिखो, जिससे जब भी वो ग्राफ आए तो आपको क्लिक हो जाए कि ये ग्राफ कब बना था और ये ग्राफ कब बना था, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कैटालिसिस। तब तक एक बार इस वाले सेशन को पूरे को रिवाइज कर लो, सारे ग्राफ के साथ तैयार कर लो अपने नोट्स। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।